अब हम आगे अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कल जैसे हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड्स के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह देते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड्स क्योंकि अब तुम्हारे सिलेबस में वैसे तो है नहीं, पर देखो 3 हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। थोड़ा नाम से फेमिलियर तुम्हें रहना है क्योंकि फंक्शंस में भी वो यूज होंगे, फंक्शंस हैं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो इसलिए हम उतना लिमिटेड ही करेंगे, उसको डिटेल में दी जा रही है। तुम पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो, इसमें तीनों इसमें मेंशन है। तो देखो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। अच्छा, पॉलीसेक्राइड्स बताओ। शुरू में हमने क्लासिफिकेशन करा था ना, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड्स? जब मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाती हैं तो उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं फिर? जब बहुत सारे बनाते हैं। कितने सारे बनाते हैं, कोई लिमिट है? 10 से ज्यादा बेटा। 2 या 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में जुड़ती है ना तो वो तो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, और जब 10 से ज्यादा आपस में जुड़ती हैं तो वो हमारे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि स्टार्च है, ठीक है, जैसे कि हमारा सेलुलोज है, ठीक है, और जैसे कि हमारा ग्लाइकोजन है। ये 3 हमारे क्या होते हैं, 3 हमारे मेन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, स्टार्च देखो क्या होता है बेटा, एनिमल्स का मेन स्टोरेज मटेरियल होता है। मैं उसी मैनर में इतना ही करा रही हूँ कि जितना तुम्हें फंक्शन में यूज होगा ये। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, सब एनिमल्स का मेन स्टोरेज मटेरियल होता है। कि हम जो खाना खाते हैं ना, जो स्टार्च की ही फॉर्म में मेन हमारा क्या होता है कि भाई खाना आता है, तो स्टार्च हमारा क्या होता है, जो प्लांट्स अपना ज्यादातर, जो भी उल्टा बोल गई मैं, एनिमल नहीं सॉरी, प्लांट्स का मेन स्टोरेज मटेरियल होता है। हम उसको फिर इनटेक करते हैं। ठीक है बेटा, कि जैसे कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, तुम्हारा जैसे आलू है, तो इन सब में हमारा क्या है, स्टार्च ही है। तो प्लांट जो अपना खाना बनाता है, पता होगा तुम्हें कैसे फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स लीव्स में जो खाना बनाते हैं, तो उसको वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो वो फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं। तो ये क्या होता है, स्टार्च में फूड स्टोरेज मटेरियल होता है प्लांट्स का, फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है प्लांट्स का ही। देखो जो पेड़ पौधों की, जो पेड़ की ऐसी छाल नहीं होती है मोटी, जो तने की ऐसी छाल सी होती है, तो वो सारी बेसिकली किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। प्लांट्स के जो सेल्स भी होते हैं, प्लांट्स के सेल की ना 2 कवरिंग होती है। एनिमल्स के सेल की तो बस एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, तुमने पढ़ा होगा 9th में। पर जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। तो कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश में हम, और सेल वॉल मेन सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो प्लांट्स का मेन ये स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है, क्या, सेलुलोज। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है प्लांट्स का, स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज, फूड स्टोरेज मटेरियल होता है एनिमल्स का। कि हम जब खाना खाते हैं तो हमने भाई खूब सारा स्टार्च का इंटेक किया है, तो वो टूटेगा बॉडी में, ग्लूकोज बन के हमारे ब्लड में जाएगा। तो जो कुछ ग्लूकोज तो डेली के लिए हमारे हर सेल के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जलेगा, और वो जलकर हमें ऊर्जा मिलेगी। जो मेन हमें ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज की बर्निंग से ही मिलती है। ठीक है, पर जितना भी हम ग्लूकोज रोज खाते हैं, सारा का सारा रोज नहीं जल जाता है। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी मसल्स में स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, कि वो फिर से इकट्ठे होते हैं, फिर से एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, एंड नाउ दैट पॉलीसेक्राइड इज ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजन मेनली क्या होता है, वो स्टोरेज मटेरियल होता है एनिमल्स का, स्टार्च स्टोरेज मटेरियल होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरेज मटेरियल होता है, तो स्टोरेज मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में। और ये तीनों ही पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, स्टार्च भी, सेलुलोज भी और ग्लाइकोजन भी। इनमें जो मोनोसेक्राइड होती है वो खाली कौन सी होती है, ग्लूकोज होती है। ठीक है बेटा,
स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल्स का बताया था। हाँ वो उसमें plant- अच्छा हाँ प्लांट, अरे गलती से लिख दी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं करेक्ट कर देती हूँ इसको। ये हमारा स्टोरेज मटेरियल होता है, हम भी तो एनिमल हैं, अब हम प्लांट नहीं है तो हम एनिमल ही है भाई। मेन हम दो अगर कैटेगरीज को देखें तो ठीक है। अच्छा और देखो क्या होता है, ये तीनों ही क्या होती है, ऑल थ्री आर द पॉलीसेकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बस अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे जो स्टार्च तो अल्फा ग्लूकोज का ही होता है, देखो इसमें कहीं मैंने मेंशन भी कर रखा होगा, हाँ देखो बेटा। तो जो स्टार्च होता है ना, इसका तुम स्ट्रक्चर मत पढ़ने बैठना, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक को एमाइलोज कहते हैं, एक को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। स्टार्च के अंदर ना स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो लीनियर चेन स्ट्रक्चर होता है, उसको एमाइलोज कहते हैं, एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है स्टार्च के अंदर, उसको एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिटेल में अब हमें जाना ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। पर दोनों ही पॉलीमर होते हैं, दोनों ही पार्ट्स उसके पॉलीमर, समझते हो भाई, पॉलीसेकेराइड सारे पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपस में आकर जब जुड़ जाती हैं, और जब वो ऐसे जुड़ती हैं कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी लॉस करती हैं, जैसे यहाँ वाटर निकलता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। तो इसलिए शुरू शुरू में लिखा हुआ है ना कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो ये डेफिनेशन तुम पॉलीसेकेराइड की याद कर लेना, पर टाइप्स नहीं करनी है हमें, ठीक है बेटा। तो जो स्टार्च होता है वो किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है बेटा। और जो सेल्यूलोज होता है वो देखो वो किसका पॉलीमर होता है, वो बीटा डी ग्लूकोज का होता है। सेल्यूलोज किसका होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जो ग्लाइकोजन होता है ना, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, ठीक है बेटा। एक इसमें मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया है, उसको तुम चाहो तो कर सकते हो कि वाई इज ए सेल्यूलोज, और इसमें ग्लाइकोजन का है नहीं, मतलब ग्लाइकोजन मैंने इसमें लिख नहीं रखा है मेन, क्योंकि दो स्ट्रक्चर ही थे, पर ग्लाइकोजन का बारे में बस इतना तुम सबको पता होना चाहिए कि ये स्टोरेज मटेरियल एनिमल्स का होता है, ठीक है। अच्छा, वाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल, देखो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, कौन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। किस में होता है, देखो ये जो गाय भैंस है, हम चारा नहीं डालते इनको, घास चरने चले जाते हैं, तो घास में उन सब में मेन क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब घास चरने वाले जानवर होते हैं, उन सबके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना बेटा एक एंजाइम होता है, उसको सेल्यूलेज कहते हैं। तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एंजाइम नहीं होता तो सोचो हम क्या करते, फिर तो सारे मैदान में हम भी लग रहे होते, चलो भाई अपना नाश्ता करके आएंगे सुबह, ठीक है। बहुत सारी चीजें कम हो जाती है, खाने के लिए तो सब लड़ाई हो रही है, इतना सब अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, फ्री में मिल जाता, अपना जाओ मैदान में चराओ, हो गया काम, अपना पेट भर गया, बस ठीक है, और क्या चाहिए ज्यादा इंसान को, ठीक है ना। तो पर ऐसा नहीं बनाया है भगवान ने, तो अब जो भी है, तो हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, डू नॉट कंटेन द एंजाइम कॉल्ड सेल्यूलेज विच कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज। पर फिर भी हम कुछ चीजों में इंटेक करते हैं, जैसे देखो पालक है, हम पत्तेदार खाते हैं कुछ सब्जियां, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो नहीं होता, पर वो डाइजेशन को अच्छा बना, एज इट इज निकल जाता है वो बॉडी में से, मतलब कोई हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, कुछ हमें उससे मिलेगा नहीं। पर अब ऐसे समझो कि जैसे कुछ घास फूस है, और मान लो हमारी इंटेस्टाइन है, ऐसे गोल 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 है, तो उसमें सफाई करने का काम करता है भाई, ऐसे हटा हटा के डाइजेशन को आसान बनाने का काम करता है, तो उसको रगेज कहते हैं। तो ये रगेज का काम करता है कि इट मेक्स द डाइजेशन इजियर, खुद नहीं डाइजेस्ट होता, पर गंदगी को हटाने के लिए इंटेस्टाइन में से निकाल कर एक तरीके से रेक्टम तक लाने का वो काम करता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो डाइजेस्ट हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं होता। पर ये क्या काम आता है हमारी बॉडी में, रफेज भी कह देते हैं, रगेज भी कह देते हैं, ठीक है, जो कि डाइजेशन को इजी बनाता है। तो अब देखो बेटा फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो मेन फंक्शंस हो भी गए हैं, ये भी सब फंक्शंस ही थे, तो सब फटाफट से हम देखते चलेंगे। फर्स्ट देखो, स्ट्रक्चरल मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इन सेल वॉल इन प्लांट्स, एक तो ये फंक्शन है, अभी देखा। नेक्स्ट देखो, स्टोरेज मटेरियल के फॉर्म में, ग्लाइकोजन में तो एनिमल्स में होता है, स्टार्च के फॉर्म में ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्ट एज बायोफ्यूल्स, भाई हमारे अंदर जो ईंधन मेन जो जलता है, किसी भी कोई भी लिविंग थिंग है,
तो मेनली उसके अंदर जिस भी चीज के जलने से एनर्जी मिल रही है, जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो ग्लूकोज ही है सबके अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज जलता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर, और तुम देख सकते हो कि एक ग्लूकोज की बर्निंग से ही 2880 किलो जूल, देख सकते हो कि 2880 किलो जूल एनर्जी मिलती है सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बर्निंग से। जबकि एक गेहूं का दाना ही इतना सारा स्टार्च लिए रहता है, और एक स्टार्च खुद कई हजार ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। तो सोचो कि एक गेहूं का दाना ही हमें कितनी एनर्जी दे देता है जब एनर्जी हम लेने पर आए तो। ठीक है, अगर प्रॉपरली बॉडी में वो डाइजेस्ट हुआ है। ठीक है, गंद खाए ना, ये खा रहे हैं पिज्जा और ये बर्गर, इसमें मैदा रहता है, तो मैदा से डाइजेशन इतना प्रॉपर नहीं होता कि पूरा निकल सके। ठीक है, तो वो एज इट इज, कई बार क्या होता है हम खा भी रहे हैं पर वो बॉडी से एज इट इज ही हम सुबह साफ कराते हैं उसको। ठीक है, कोई हमारी बॉडी में उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो उसका हमें फायदा कब मिलेगा? जब वो प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट होके ब्लड में पहुंचे। ठीक है, बाहर निकलने का हमारे शरीर को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, एज राइबोज फाउंड इन एटीपी। एटीपी क्या होती है? एटीपी देखो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की पता नहीं तुम्हें कहीं जरूरत पड़े ना पड़े, पर मैं वैसे जस्ट बता रही हूं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं इसमें। एक बेस होता है। बेस क्या होता है ये भी हम जब न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, अभी आईसी यूनिट में ही आएगा। तो इसमें एक बेस होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, और एक इसमें शुगर होती है। एटीपी ना 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक तो बेस, एक शुगर, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। समझ में आई बेटा बात? ट्राइफॉस्फेट होता है इसलिए। तो जो इसमें शुगर होती है वो राइबोज होती है। तो एटीपी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे कि देखो हम यहाँ पर जॉब करते हैं तो हमें उस चीज की कीमत मिलती है इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे रुपीस के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, बैंक में हमारे वो स्टोर हो गई। तो रुपीस क्या है? एक तरीके से करेंसी है हमारे, भाई हमारे लिए करेंसी है वो, और उसको अब हमें जब जरूरत है हम उतनी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि तनख्वाह मिली आज खत्म सारी, ऐसा नहीं है। जब जैसी जरूरत होती है हम निकालते रहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी जब ग्लूकोज बर्न होता है तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी तभी के तभी शरीर इस्तेमाल करने पे आ जाए तो हम यहीं खड़े खड़े जल जाएं। तो वो एनर्जी जब बनती है तो एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी के बनने के दौरान ना बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 3 फॉस्फेट ग्रुप जब बॉन्ड बनाते हैं ना तो हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और वो ब्लड में रहते हैं। अब जहां बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होनी होती है, भाई कोई भाग रहा है तो हाथ पैरों को एनर्जी चाहिए, वहां पहुंचाए जाएंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स, वो वहां टूटेंगे, टूट कर एनर्जी दे देंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी, कि ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। ठीक है बेटा, तो एटीपी जो एक एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, उसके बनने में एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, दैट इज राइबोज। तो ये क्या है, फंक्शन है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज राइबोज इन एटीपी, एन एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, एज राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज इन आरएनए और डीएनए। डीएनए आरएनए तुमने सुन रखा होगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स होती है हमारे बॉडी में, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में शुगर होती है राइबोज, और डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में शुगर होती है डिऑक्सी राइबोज। राइबोज ही होती है, बस एक ऑक्सीजन कम होता है। तो डिऑक्सी, डी का मतलब रिमूवल होता है ना, तो एक ऑक्सीजन कम वाला राइबोज होता है डीएनए के अंदर। ठीक है बेटा, तो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी की एक बहुत फंडामेंटल चीज है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स राइबोज और डिऑक्सी राइबोज के फॉर्म में होते हैं। तो ये इसके मेन 5 फंक्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो एक बायोमोलिक्यूल हमारा खत्म हुआ, तो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।